अगर हम पिछले एक दिन का ही डेटा देखें तो 63,159 नए केसेस और 3,464 डेथ्स दुनिया में एडिशनली रिपोर्ट की गई हैं। इंडिया ने अब तक जो कुछ मेजर्स लिए हैं, सोशल डिस्टेंसेस और लॉकडाउन, उनका असर भी कुछ हद तक हमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां कम आबादी वाले विकसित देशों में प्रतिदिन कई हजार नए केसेस और सैकड़ों की संख्या में डेथ रिपोर्ट हो रही हैं, वहीं हिंदुस्तान में अब तक टोटल 1071 कंफर्म केसेस आए हैं और 29 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं टोटल। पिछले 24 घंटे में 92 नए कंफर्म केसेस और 4 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अगर एक एनालिसिस जो हमने किया है कि 100 केसेस से 1000 केसेस की जो टाइम पीरियड जो हमारे देश में करीब 12 दिन लगे हैं, जिस तरह से हमारे केसेस की ग्रोथ हुई है, तो दूसरे देशों में करीब 3,500, 5,000, 6,000 और एज हाई हैज 8,000 तक के करीब केसेस आए हैं। ये देश विकसित देश हैं, इनकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है और हम प्रगतिशील देश हैं और हमारी जनसंख्या कई गुना ज़्यादा है। इसका एक ही कारण मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, वो है कि पब्लिक का सहयोग और हमारा कलेक्टिव प्रीएम्प्टिव एक्शन, हमारे एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ फोकसिंग ऑन सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन। हाउएवर, मैं फिर ये बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये हमारी प्रतिदिन लेने वाली बैटल है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। अगर कोई भी एक व्यक्ति, समाज में कोई भी एक व्यक्ति हमें कोऑपरेट नहीं करता, कोई भी एक व्यक्ति लापरवाही करता है, तो अब तक का जो हमने रिजल्ट पाए हैं, अब तक जो हमारी रिलेटिवली पॉजिटिव स्टेज है, हम फिर से जीरो स्टेज पे आ सकते हैं, हम फिर से फेल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग हर तरीके से 100% अलर्ट रहें, 100% एफर्ट रखें कि जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस और जो डूज एंड डोंट्स सरकार की तरफ से पब्लिक में हम सबको बता रहे हैं, कृपया करके उन गाइडलाइंस का 100% अमल हो। हम इसमें 99% भी अमल जो है वो हमारे एफर्ट्स को फिर से हमें बेकार कर देगा। इसके लिए आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस केस में मैं ये आपकी दृष्टि में फिर से लाना चाहूँगा कि दुनिया भर के केसेस को अगर हम देखें तो ऐसे केसेस भी पाए गए हैं कि एक व्यक्ति ने 100 और 100 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया और इन टर्न उन लोगों ने जाकर बाकी कई हजारों लोगों को इन्फेक्ट किया। तो कारण ये रहा कि एक व्यक्ति की लापरवाही से पूरे देश में वहाँ पर महामारी के रूप में कोविड-19 बीमारी फैल गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज जरूरी है कि हमारे सबके कंटिन्यूड पॉजिटिव एफर्ट्स 100% सिंसियरिटी से देश को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए लगे रहें। साथ ही मित्रों, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोविड के रिलेटेड इश्यूज में गाइडेंस देने के लिए 10 एम्पावर्ड ग्रुप सीनियर ऑफिशियल्स के अंडर में बनाए गए हैं, जो फोकस कर रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर, हॉस्पिटल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पर, केस मैनेजमेंट पर, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और इन्वॉल्वमेंट। ऐसे जो मुख्य अंश हैं उसमें वो हेल्थ मंत्रालय को अपनी सलाह, गाइडेंस और अपनी डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि हम इस समस्या से बाहर आ सकें। एम्स न्यू दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा कंट्री लेवल पर विस्तृत लेवल पर ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, फील्ड लेवल पर ऑनलाइन मोड के थ्रू, ताकि हम अपनी हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस को, कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव कर सकें। बहुत सारे डिपार्टमेंट हर तरीके से हमारे इस एफर्ट्स में जुड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने अपने सभी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और उनके हॉस्टल्स को क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटी बनाने के लिए निर्णय ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने हमें ये भी लिखा है कि जितने भी हेल्थ केयर के जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम उनके लेवल पर चले हैं, उसके द्वारा 1 लाख कर्मी हैं जो हमारी सहायता के लिए आज हमें उपलब्ध हैं। उन्होंने हमें 2000 हेल्थ केयर ट्रेनर्स और 500 से ज़्यादा हेल्थ केयर असेसर की भी एक सूची भेजी है, जो कि हमारे को क्वारंटाइन, आइसोलेशन और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में इन्फेक्टेड लोगों के इलाज में सपोर्ट कर सकती है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने नेशन वाइड लॉकडाउन के चलते नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेडिकल इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्गो एयर फ्लाइट्स के लिए एक्सक्लूसिव रन करने की मंजूरी भी दी है। अगर हम आज का डेटा
और इससे पहले का डेटा भी एनालाइज करें तो जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूं कि हमने पाया है कि जो लोग एल्डरली हैं और जो साथ में उनको कोमॉर्बिडिटीज जैसे हाइपरटेंशन, क्रोनिक डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज और पल्मोनरी डिजीजेज या साथ में डिक्रीज इम्यूनिटी है उनकी, वह लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इन्फेक्शन के। तो उसके तहत हम कंटिन्यूसली उनसे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि उनको लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। मिनिस्ट्री ने कल ही एल्डरली पॉपुलेशन के लिए एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स क्या हैं उसके लिए भी एक डिटेल्ड एडवाइजरी इशू की है। हमने कहा है कि एल्डरली पॉपुलेशन पर्टिकुलरली जितने भी हमारे डूज एंड डोंट्स हैं उनका पालन करें, सारी गाइडलाइंस का फॉलोअप पूरा हो, उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई है। इसके साथ ही कोविड-19 जिन जिन केसेस में रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनका डिसइंफेक्शन कैसे किया जाए उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड गाइडलाइन कल हमने इशू की है, जिसमें इंडोर एरियाज, आउटडोर एरियाज और पब्लिक टॉयलेट्स को कैसे डिसइंफेक्ट किया जाए उसके बारे में हमने गाइडलाइंस बनाई हैं। मैं आप सबके द्वारा सभी को सूचित करना चाहूँगा कि ये जो हमारी गाइडलाइंस हैं ये हमारी वेबसाइट mohfw.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। कृपया करके इनको आप पढ़ सकते हैं और इनके द्वारा जो हमने सलाह सूचना दी है उसको उपयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 मार्च को मन की बात कार्यक्रम में आम जनता से बात करते हुए एक अपील की थी। उन्होंने कहा था एवं एवं विकार अपि तरुणः साध्यते सुखम, यानी बीमारी को उसकी जड़ से ही खत्म करना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहूँगा इंग्लिश में कि एन इलनेस एंड इट्स कोर्स शुड बी निप्ड इन द बड इटसेल्फ। हमारा पूरा प्रयत्न पहले दिन से ही इस डायरेक्शन में है और हम सभी स्टेट्स के साथ कंटिन्यूसली उस एफर्ट्स में लगे हुए हैं। अभी हमारा मेजर एफर्ट है कि हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को और स्ट्रेंथन करें, ताकि किसी भी तरह से अगर कोई भी सिचुएशन आए देश उससे निपटने के लिए तैयार हो। एक विषय मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमें किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है अवेयरनेस की। ये बीमारी है, बीमारी के बारे में अगर हमें सारी टेक्निकल डिटेल्स पता होंगी, हमें उसके डूज एंड डोंट्स का क्लैरिटी होगी और हम उसको ढंग से फॉलो करें तो सामूहिक रूप से ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इस लड़ाई में अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक क्रूशियल स्टेप है। मैं फिर सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी आदमी, कोई भी अगर किसी भी जगह पर उसको अगर कोई सस्पेक्टेड फीलिंग भी हो तो छुपाए नहीं, डरे नहीं, बाहर आए, हमारे कॉल सेंटर या और तरीके से जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी से संपर्क करते हुए वो हमें बताए ताकि हम उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करके जो मेडिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सकें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई केस लेट डिटेक्ट होता है तो जो केस हम सिम्टोमेटिक लेवल पर ट्रीट कर सकते हैं, ढंग से ट्रीट कर सकते हैं, वह केस भी कई बार क्रिटिकल हो जाता है। तो प्लीज़ हमें हेल्प करें कि आप हमारे को टाइम पे सपोर्ट दें, टाइम पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करें और हम यूनाइटेड इस बैटल को लड़ सकें। इस आशा के साथ जैसे कि अब तक हम लोग करते रहे हैं, आगे भी हम लोग उसी तरह से एफर्ट करेंगे। मैं आप लोगों से और आपके द्वारा सभी से विनती करना चाहता हूँ। धन्यवाद। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर 24/7 लॉकडाउन के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रहा है। लॉकडाउन गाइडलाइंस का सभी राज्यों में अधिकांशतः पालन हो रहा है। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की भी स्थिति संतोषजनक है। जहां भी समस्या आ रही है, कंट्रोल रूम के द्वारा उसका निदान किया जा रहा है। जैसा आपको पता है, कल होम सेक्रेटरी ने चेयरमैन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत स्टेट्स और यूटीज को निर्देश दिया था कि वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल करें कि स्ट्रैंडेड वर्कर्स के लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो। जो गंतव्य स्थान पर वर्कर्स पहुंच चुके हैं उनका स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 डेज का क्वारंटाइन हो। सभी एम्प्लॉयर्स लॉकडाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें और वर्कर्स जो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनसे 1 महीने का रेंट लैंडलॉर्ड ना मांगे, वो उनसे अकोमोडेशन खाली ना कराएं।
अभी माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति नियंत्रण में है। सभी स्टेट्स और यूटीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ वॉर फुटिंग पर रिलीफ शेल्टर्स, फूड इत्यादि का इंतजाम कर रही हैं। जैसा मेरे कलीग ने आपको बताया, चेयरमैन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत एम्पावर्ड ग्रुप्स भी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन और इंटीग्रेटेड रिस्पांस हो। संपूर्ण स्थिति को देखते हुए और जो कदम उठाए गए हैं, हमें विश्वास है कि स्टेट्स और यूटीज और कम्युनिटी के साथ मिलकर हम इस लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे कि कोविड-19 की चेन को हम तोड़ सकें। 38,442 टेस्ट अभी तक कंडक्ट किए गए हैं। उसमें 3,501 कल टेस्ट हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी हम 30% से नीचे ही है टेस्टिंग कैपेसिटी के। 115 जो ICMR नेटवर्क में के लैब्स हैं वो आज फंक्शनल हैं। 47 प्राइवेट लैब्स को हमने परमिशन दी है। प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों का टेस्टिंग हुआ? पिछले 3 दिन में 1334 लोगों का टेस्ट हुआ। कल 428 लोगों का हुआ था, तो एवरेज तकरीबन 420-450 के बीच में शायद गिर जाएगा। Number 17. 3 दिन में 1334. So, ma'am, as I explained yesterday, all the positive cases get monitored as per the protocol. They are all hospitalized. None of them remain in home quarantine. Only positive cases which get recovered and they having tested again negative, they are sent to their home, properly discharged, and there again they are monitored again for a period of 14 days. I would also like to give you good news that out of the positive cases in the country so far, 99 cases have also recovered. So this is a very positive news for all of us. However, also I'd like to highlight that few of the cases, out of the positive cases, beside the cases where fatalities have been observed, there are cases which are serious, but the percentage of those cases is very less. And all these cases do get monitored by the doctors in consultation with the AIMS control room, which is monitoring the clinical guidance. 156. Yep. Yes, please. 156. सर, मैं अशोक हूं और मेरा सवाल लव अग्रवाल जी आपसे है। एक तो ये रिपोर्ट बता रही है कि लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन भारत में शुरू हो गया है। इसकी जानकारी क्या है और इसको हम लेमैन की भाषा में कैसे समझ सकते हैं? और दूसरा सवाल अगर अभी ले लें होम मिनिस्ट्री से, दूसरा सवाल ये है कि एक रिपोर्ट ऐसी पाई गई है कि कुछ लोग मॉस्क के एक फंक्शन में शामिल हुए और उसके बाद से कई लोगों को इंडिविजुअली क्वारंटीन पे भेजा गया है। क्या इस लॉकडाउन में ऐसे जमावड़े की मंजूरी थी? कोई जानकारी मंत्रालय को है इस विषय पे? सर, मुझे लगता है कि कम्युनिटी वर्ड हम किसी भी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में यूज़ ना करें। कोई ऐसा बैन एक इन्फोर्स कर दे तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। So let me re-explain. I think, we have to come out of this semantics, and we have used the word in a very limited context, in a way to highlight what we are going to do action at field. Nowhere we are saying there is community transmission. It is only local transmission in this country. Let me repeat it, and we will be the first one to get back to you to explain that yes, there is community transmission in the country if need be. Because if it is going to be there, we will come back to you, and through you would like to inform community to increase our level of alertness and management at the field level. So in a very lighter vein, I would just like to highlight, kindly allow us to use the word community as and when we think we need it, but it is not put it in the context in which you are trying to interpret it. देखिए, मैं बड़े लाइटर वेन में मैंने कहा कि अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट में, सरकारी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी वर्ड कम्युनिटी लिख देते हैं तो लोग उसका एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हमने एक लिमिटेड कंटेक्स्ट में एक वर्ड यूज किया है। टेक्निकली अभी भी हमारा देश लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में है, एंड अगर हमें लगता है कि हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है तो क्योंकि हमें एज गवर्नमेंट हम चाहेंगे कि हमें पब्लिक का और सपोर्ट मिले, पब्लिक लेवल अलर्टनेस और बढ़े और उसके मैनेजमेंट के लिए हम एडिशनल एफर्ट्स करें, तो वी विल बी द फर्स्ट वन। हम आएंगे जो कम्युनिटी को बताएंगे और आपके थ्रू बताएंगे कि इस देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। लेट अस बी मोर एक्टिव एंड अलर्ट इन मैनेजिंग।
एज ऑफ नाउ अभी हम लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में हैं एंड आई वुड रियली अर्ज, आज चैलेंज इज नॉट इंटरप्रिटेशन अलोन, आज चैलेंज हमारा है कि हम किस लेवल ऑफ अलर्टनेस से जो भी गाइडलाइंस है, जो भी डायरेक्शन है, उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत 24 मार्च 2020 का ऑर्डर देखेंगे तो उसमें ये क्लियर है कि किसी तरह के भी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस परमिटेड नहीं है। My question is to the Home Ministry representative, and you mentioned that landlords have been asked not to ask for monthly rental and wages have to be paid. So these are these are advisories, or some executive order has been passed that they have to follow, they have to do this. Is it a legal requirement? This is an order dated 29th March 2020 under the Disaster Management Act. It is available on our website. And a press information PIB, this thing also has been brief, has also been issued, so I don't think I need to comment on that. With respect to disinfectant, if you would kindly note, District Magistrate of the district has already clarified that overzealous employees did something which was not required, and he has already reprimanded all those concerned officials, and there is no guideline in terms of spraying it on people, and this is an overzealous action done by some employees at the field level, either out of ignorance or fear. 14. नितिन नोट डेडी न्यूज से सवाल यह है सर कि 1024 लोग टोटल पॉजिटिव हैं, उनमें कितने का ट्रैवल हिस्ट्री है कांटेक्ट का, और दूसरा जो सेकंड को है कि कितने कांटेक्ट हिस्ट्री है, और थर्ड कितने को आप ट्रेस नहीं कर पाए, और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोटोकॉल है, किनको आप हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं? देखिए, जितने भी हमारे पॉजिटिव केस हैं, ऑल ऑफ देम रिमेन हॉस्पिटलाइज्ड, and most of the cases in this country so far have got travel history, and few of the cases are primarily where what has happened is that if they have got a travel history and they ended up infecting people close by to them. There are very limited, very minuscule few cases where we are still doing contact tracing so as to identify ki where did they get the infection from, but this is a very, very minuscule number. 154. So ma'am, as far as the hotspots are concerned, it is an imperative that for us we need to identify wherever larger cases get reported. And any place where larger cases get reported, we have clearly defined SOPs, protocols in terms of how we manage. I had actually been explaining earlier also, मैंने इससे पहले भी explain किया है कि जब भी हमें कोई कहीं पर केस मिलता है तो उसकी हमारी containment strategy होती है. And as part of that strategy, what we do is we identify the containment zone as well as the buffer zone still around it, and we form special teams. The district administration coordinate that, where health people as well as the local government officials are involved. House to house searches around that particular area within the containment zone and buffer zone is taken up. All the cases related with acute respiratory illness or influenza like illnesses also get monitored within that containment zone as well as the buffer zone. Contact tracing of all the people gets done. After this, whichever case need to be either hospitalized or whichever case need to be kept in home quarantine or self-monitoring, etc., that protocol gets followed, and that is how we try to break the chain of transmission. Now we take one online question. Where are the government mapped Okay, let me explain on the ventilators. As you rightly said, see, first challenge is we increase the number of ventilators. Second challenge, we also need to be equipped and have manpower which can focus primarily in terms of use of those ventilators. If you remember, around 8 days back I briefed you, All India Institute of Medical Sciences has come up with series of trainings which is focusing on hospital preparedness. And as part of that, ventilator management training is also being organized across the country by All India Institute of Medical Sciences. To give you an example, when we did our first training, more than 1,000 different nodes across the country, not only in the state capitals alone, but even in the district headquarters. Also, people, hospitals and the professionals were attending this training so as to understand how to do ventilator management. And besides this also, as part of our regular exercise,
in terms of managing any influenza-related illness. Like historically also, series of people have been trained on ventilator management across the country. So as I explained just now, hotspots are the area where larger cases get reported. It may also include the area where even if larger number of cases are not reported, but we feel because of high density of population, larger cases may get reported. And these areas become our focus areas, and we have specified strategies in terms of containment so as to ensure that the cases do not spread from these areas. Number 80. तो सर लॉकडाउन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है, मैं फिर से वो फिगर रिपीट करना चाहूँगा कि हमने जो एनालाइज किया है, और जब मैं ये फिगर बता रहा हूँ तो इसके पीछे मैं एक और चीज़ फिर से आपको कहना चाहूँगा कि ये फिगर्स ये बताते हैं कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, बट ये साथ में हमें ये भी कहते हैं कि इस डायरेक्शन को कंटिन्यू रखना है। तो लॉकडाउन के स्टेज में हमने देखा कि अगर हमारा 100वां केस आया और उसके बाद से हमारा 1000वां केस आया, तो उसमें हमें 12 दिन लगे अप्रॉक्सीमेटली, मान लीजिए। उसी समय में हमने दूसरे देशों में जहां पर कि डिफरेंट अदर स्ट्रैटेजीज भी अडॉप्ट की गई थी, उनके केसेस देखे तो जो और हमारे से भी ज़्यादा विकसित देश हैं, वहां पर किसी देश में 3500, किसी देश में 5000, 6000, किसी देश में इवन 7800, 900 केसेस भी उस सिमिलर पीरियड में पाए गए। तो ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करने की वजह से कुछ हद तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि ये हमारी डेली लड़ने वाली बैटल है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी दिन और किसी भी समय पर अपना लेवल ऑफ अलर्टनेस कम ना करें। देखिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस अक्रॉस द कंट्री हम जनरली मॉनिटर करते हैं। ये हमारा ऑनगोइंग प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत हम कोशिश ये करते हैं कि कहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं रेस्पिरेटरी इलनेस के, और ये हम कोविड-19 के तहत ही नहीं करते हैं, ये हम ओवरऑल हमारी जो रेस्पिरेटरी इलनेस की मॉनिटरिंग, जो हमारा एपिडेमिक मैनेजमेंट प्रोग्राम है डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत, तो हम हर स्टेट से डेटा लेकर उसके थ्रू रेगुलरली आइडेंटिफाई करते आते हैं कि कहाँ पर रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस बढ़ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेते हैं। तो जैसे अगर आपको आपकी नॉलेज में भी है कि H1N1 स्वाइन फ्लू जिसका कॉमन नाम लोग बोलते हैं, तो उस केस में भी हम ये मॉनिटर करते रहते हैं कि कहाँ पर रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस आए, कहाँ पर स्वाइन फ्लू केसेस के ज़्यादा आए। फिर हम उन स्टेट से संपर्क करके उन आइडेंटिफाइड एरिया में एक कंसंट्रेटेड अप्रोच में जाते हैं ताकि हम उन केसेस को कंट्रोल कर सकें। तो आवर फोकस ऑन SARI, which we call severe acute respiratory illness, is primarily in terms of all influenza and all respiratory illness as such.